वेरी इंफॉर्मेटिव। अपने को इन्वेस्टमेंट्स के लिए वी हैव टू स्टिक टू दीज आइडियाज़। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग डन ओनली इन कंपनीज, शेयर्स आर ऑफ कंपनीज। Chartered accountants are the best reader of the financial statements. They can decipher the incomes, the values embedded in it, the balance sheet items, the assets, liabilities, everything. So chartered can be considered are the best investors. Obviously we have examples like Rakesh Jhunjhunwala, Nilesh Shah, etc. तो आपको क्या लगता है कि chartered accountants can be considered as the best kind of investors? सर ऐसा मेरा अपना ऐसा अनुभव है जो मैं पीछे देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, जैसे आपने नाम दिए ऐसे आपको बहुत अच्छे इल्यूमिनेटेड ऐसे नाम मिलेंगे बाज़ार के अंदर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जानता हूँ जिनका फ्यूचर यहाँ ख़राब हुआ शेयर बाज़ार के अंदर में। तो मेरा एक उससे अनुभव से मैंने एक कोट निकाला कि नो एकेडमिक डिग्री कैन गारंटी यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीए हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे कई बार हम जैसे पढ़ते हैं ना कि वो समंदर में वो डूबते हैं जिनको तैरना आता है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता है वो जाएगा ही नहीं। वो किनारे पे मेरे जैसा आदमी किनारे में आता थोड़ा बहुत तैरना, मैं किनारे पे पैर वैर भिगो कर आ जाऊँगा कि मेरे को अंदर नहीं जाने का मेरे को। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ऑफकोर्स खाली इसका कारण क्या है, क्योंकि मार्केट इतना गूढ़ विषय है ये शेयर बाज़ार का। यहाँ पर हम बोलने के लिए खाली इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन 100 में से 90 आदमी तो सट्टा करता है, यहाँ पर ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर ऑप्शन कर रहा है, वो तुरंत पैसा कमाने का, उसको आज घुसा और कल उसको पैसा कमाने का। तो ये चीज़, तो ये जो इसको ये पूरा एज ए होल इसको आप देखना पड़ेगा। यहाँ पर खाली बैलेंस शीट समझकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बैलेंस शीट तो हो गया कि इंटरनल फैक्टर, यहाँ पर दो चीज़ें काम करती है, एक तो इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है जो आप समझ सकते हैं, बैलेंस शीट समझ लीजिए, जैसे वो सर बता रहे थे जिन्होंने 4000 बैलेंस शीट, केडिया जी है, उन्होंने बता रहे थे कि 4000 बैलेंस शीट उन्होंने स्टडी की एक साल के अंदर में, तो वो गिनीज बुक में का नाम होना चाहिए ऐसा में। ये आपको इंटरनल आइडिया देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट समझ गए, आपको फ्रॉड मालूम पड़ गया, जैसे बजाज सर बता रहे थे वो आपको मालूम पड़ गया, कंपनी का मार्केट साइज़ ये आपको मालूम पड़ जाएगा, कंपनी का क्या इकोनॉमी क्या ये आपको। एक्सटर्नल फैक्टर जो है, कल फॉरेक्स क्या होने वाला है, कल वॉर का क्या इम्पैक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कल कोई इंपोर्ट पॉलिसी कुछ चेंज हो जाती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो उस कंपनी के पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कल चाइना ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, आपका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, चाइना ने बैन कर दिया कि हमें ये API आपको नहीं भेजूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का 90% API चाइना से आ रहा है। तो इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं उनको समझने के लिए आपको ब्रॉडर ज्ञान की आपको ज़रूरत है, ब्रॉड ज्ञान की आपको ज़रूरत है। और सबसे बड़ा शेयर बाज़ार के अंदर में ये है वो टेम्पटेशन, जो यहाँ पर सट्टे का जो टेम्पटेशन है कि उससे मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अल्टीमेटली है तो ह्यूमन बीइंग है वो टेम्पटेशन ये तबके जैसे है, तो वो रोकना और उस चीज़ को सीखना ये अनुभव से आता है। पढ़ाई आपको बहुत बड़ा हेल्प करती है, आपको आपके माइंड को, विजन को ब्रॉड करती है, आप जल्दी समझ सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जो चीज़ को मेरे को पढ़ने में समझिए 4 दिन लगेंगे, आप हो सकता है उसको 40 मिनट में आप समझ जाएं। तो ये आपको हेल्प करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। सर इस टेम्पटेशन से को कैसे रेजिस्ट करें सर? डेली चार्ट देखते हैं तो कोई ना कोई शेयर 10-15% ऊपर हो जाता है तो वो टेम्पटेशन में तो रिग्रेट आ जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट सर। तो ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट कैसे करें सर? नहीं तो इसके लिए आप इसका सिंपल एक ही उपाय है इससे रेजिस्ट करने का कि आपके साथ वाले जो लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव है, आप उनको रियल में पूछिए भैया तेरी तलपट क्या है ये बता मेरे को, तेरा बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे ये समझा। तो मेरे को कोई भी आदमी जब मिलता है ना, तो जैसे अभी मैं बोला अभी तक CNBC पे मेरा एक इंटरव्यू था, मैं बोला कि मेरे को कोचीन एयरपोर्ट पे लड़का मिला, वो TCS में काम करता था, तो वो आया लाउंज में, बोला सर मैं तो आजकल ट्रेडिंग करता हूँ और मैं TCS में काम करता था और मैं छोड़ दिया। तो मतलब चल बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया बात किया तूने, छोड़ दिया। मतलब 1.5 साल से करता हूँ, मतलब 1.5 साल में तेरा तलपट क्या है जो मैं उसको बोलूँ, तुम्हारा क्या रिजल्ट क्या है। तो सर जितना नौकरी में कमाता था मोटा मोटी उतना ही कमाता हूँ। तो अभी तक तो एक राउंड पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो सावन के सब अंधे हैं, सबको हरा हरा दिखाई दे रहा है अभी तो अभी तो खाली तेजी का मार्केट चल रहा है, तो अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो क्लाइमेक्स ऊपर से बाकी है अभी। तो मेरे मन में ही आया, मैं उसको कुछ नहीं बोला, मेरे मन में ही आया कि अभी ये तेजी के राउंड में बोलता है मैं अपने पुराना उसके रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं, कहने का मतलब इसीलिए नौकरी छोड़ के आया होगा ना कि हमें उससे बढ़िया कर सकता हूँ, उसके मन में आया होगा। आज के दिन ये यहाँ पे जब बाजार गिरेगा तो
उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या है ना सर, मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना ही पड़ेगा। हर आदमी मर के ही स्वर्ग जाना चाहता है, आदमी दूसरे की गलती से नहीं सीखता है। अगर हर काम हम अपनी गलती से सीखेंगे तो हमारे लिए एक उम्र कम पड़ेगी। तो इतिहास के यही बताया गया कि इतिहास से कोई कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपकी बात का उत्तर यही है कि आप लोगों को सर्वे कीजिए, और लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि क्या है, कोई बोलेगा नहीं मैंने सट्टे में पैसा लगाया, क्योंकि एक तो बेचारे को पैसा लगा, ऊपर से अब आप उसको गधा भी बताएंगे तो वो देगा पैसा लगने के बाद में मैं गधा बना, ऐसा मैं क्यों बोलूं। तो वो बेचारा, तो इसी बोल कर उसने भी शायद बेचारे ने ऐसे ही बोलेगा कि उतना ही है, जितना सैलरी में है उतना ही है। हो सकता है 100 में से 90 आदमी, 99 आदमी, 100, मैं तो ये बोलूंगा 101 आदमी झूठ बोलेंगे आपको। तो सर आपने बोला क्लाइमैक्स बाकी है। सर एक क्लाइमैक्स 2008 में देख चुके हैं अपने लाइफ में, अब नेक्स्ट क्लाइमैक्स कब देख सकते हैं? 2 क्लाइमैक्स नहीं देख सकते सर एक ही लाइफ टाइम में, तो बता दीजिए। नहीं, आप तो हर 10-20 साल में क्लाइमैक्स देखोगे ना। 2008 में आपने देखा, 2018 में आपने 19-20 में देखा, समझिए एकदम। अब वापस कुछ देखो, लेकिन वो जो क्लाइमैक्स था ना, वो वन ऑफ क्लाइमैक्स था। जो आपने 2008 में जो देखा, वो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, वो वन ऑफ क्राइसिस था। वो 20-30-40 साल में ऐसा नहीं आया। उसकी तुलना लोगों ने की 1930 में जब यूएस का रिसेशन आया था, उसकी डिप्रेशन आया था, उसकी तुलना उससे लोगों ने की है। वो वन ऑफ था। कोविड वाला जो है वो भी वन ऑफ था, वो भी सेंचुरी में 50 साल में नहीं आया। तो हम उस क्लाइमैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये छोटे मोटे क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूं कि जो मार्केट 30-40% गिर जाता है चलते चलते, वो जो चलते चलते 30-40% गिर जाता है, मैं उसकी उस क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूं। तो वो भी लोगों को देखना भारी पड़ जाता है वो भी। और मजे की बात ऐसा है कि अभी आपको हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी अपने पीक से 30-40% डाउन है। स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में आपको हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो इंडेक्स देख कर लोग सोचते हैं कि या तो, और अपना बताना नहीं चाहते हैं कि मैं आज के दिन कहां पर खड़ा हूं। तो ये चक्र है, ये जीवन चक्र है, इससे घबराने का नहीं है। मेरे को मतलब ये, मैं बोलना ये चाह रहा हूं, उसको खाली फील करने का है, उस ताप को या उस तप को, उसको खाली फील कीजिए आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका नेचर कितना चेंज होता है। जब आपको पैसा लगता है तो घर में जाकर आप किससे किससे झगड़ा करते हैं कि पानी का गिलास ऐसे क्यों दिया, ऐसे क्यों नहीं दे दिया, ये टॉवेल को ऐसे क्यों टांग दिया, वैसे क्यों टांग दिया, ये बिस्तर को ऐसे क्यों लगा दिया, तकिया उधर क्यों रख दिया, बीवी से, माँ से, पिताजी से। अब मैं आपकी घरवाली के ऊपर ही बोल रहा हूँ ये बात में आपको, भाभी जी माफ करना, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो ये नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं है ना, जब तक आप उस चीज के लिए आपने अनुभव ही नहीं किया, तब प्रिपेयर कैसे हो गए आपको? तो वो अनुभव करना जरूरी है, खाली इतनी सी बात है। तो सर अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, तो आप ये बोल रहे हैं कि अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में साइकिल आएंगी, उसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए अपने को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए? कितना, किस सेक्टर में मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरह से अपने को करना चाहिए? या इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल क्या होना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म में, मेरा अगर कोई इस तरह की कैलामिटी आती है जहाँ पर 20-30% गिरता हो बाजार, तो मैं मिनिमम मेरे को नुकसान हो, और जब अपसाइड जाता हो तो मेरे को मैक्सिमम फायदा हो, ऐसा हो सकता है? और कितने लंबे का ड्यूरेशन के लिए साइकिल पकड़ना चाहिए? इसी के साथ सर इंस्ट्रूमेंट का भी मिक्सचर की डेट, इक्विटी वगैरह, ये सब का भी बैलेंस। मैं जो समझाऊं, मेरे ख्याल से जो नए इन्वेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम शेयर बाजार में घुसना चाह रहे हैं, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइमर है, जो न्यू कमर है, समझिए, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि इन्वेस्ट मार्केट, मेरा कोट भी है सर, कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस टू मेक ईजिएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इसके लिए बहुत बड़ी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है आपको यहाँ पर सक्सेस होने के लिए, और ये अनुभव से ही होता है, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो मैं नए जो आते हैं उनको तो ये बोलता हूँ भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मत करो, और फिर आप शेयर बाजार को पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए, उसके उतार चढ़ाव को देखते रहिए, उससे आप सीखिए, उससे कि उतार चढ़ाव कैसे होता है, फिर आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का बात करो। वो कम से कम उसको 2-3-4 साल बात करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। पहला बात तो ये है। और दूसरा बात, अगर आप शुरुआत, अगर फिर भी उसके बाद भी कोई शुरुआत कर रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसको लार्ज कैप से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप जो होते हैं इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहता है इसके अंदर। और ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं, इसके अंदर में ये बहुत वॉलेटाइल होता है। जैसे मैंने भी बताया, 30 से 40% ऊपर से मार्केट गिर गया, उन शेयरों के अंदर में मंदी आ गई। अगर आप कहीं गलत साइकिल में घुस गए और टॉप पे खरीद लिया, तो 40% आपका तो कैपिटल साफ हो गया, तो आपका मनोबल इतना टूटेगा। मेरा एक कोट है सर कि फाइनेंशियल, योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो मेंटल जो आपका कैपेसिटी है ना, जो मेंटल मनोबल जिसको हम बोलते हैं ना,
वो आपके बाहुबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लाइफ में भी और शेयर बाजार में भी। तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड, उसके बाद में लार्ज कैप, फिर आप थोड़ा 10 साल आपको अनुभव हो जाए, थोड़े रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी हो जाए, तब आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सर। आज के डेट में अपने देख रहे हैं कि देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। शेयर मार्केट जिस तरह से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑल्सो बूमिंग नाउ इन इंडिया। गोल्ड प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई। तो क्या इक्विटी इज़ द इन्वेस्टमेंट? अभी मार्केट पीक पे है, तो अपने को इक्विटी से निकाल के पैसा डाइवर्ट करना चाहिए, या हाउ शुड एसेट एलोकेशंस बीइंग मेड? ये देखिए, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी ऑन अ लॉन्ग टर्म, दैट इज पैसिव इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पैसिव इनकम सेफ हो, किस तरह के एसेट एलोकेशंस के थ्रू हम उस इनकम को सेफ और मैक्सिमाइज कर सकते हैं? तो पहला बात तो आप ये समझिए, जो आपने पहले बोला कि अभी वो गोल्ड भी न्यू हाई पे है, अभी गोल्ड कल परसों न्यू हाई पे आया, सिल्वर न्यू हाई के आसपास है, रियल एस्टेट भी इंडिया में बूम कर रहा है। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि ये इंडिया के अंदर में नहीं, समझिए गोल्ड तो चलिए इंटरनेशनल कमोडिटी है, गोल्ड और सिल्वर सब इंटरनेशनल कमोडिटी है। आप पूरी दुनिया में एक नई चीज़ स्थापित हो रही है, और एक हिस्ट्री अपने को एक बात बताता है कि जो पुराने पैमाने होते हैं ना, तो हर नई ट्रेंड में, नई इरा में वो पुराने पैमाने टूट जाते हैं। पुराने मैट्रिक्स हैं, वही जो मैट्रिक्स नेगेटिव थे, वही मैट्रिक्स कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाते हैं। जैसे शेयर बाजार की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ ज़्यादातर कि गोल्ड भी बढ़े, सिल्वर भी बढ़े, और रियल एस्टेट भी बढ़े, और शेयर बाजार भी बढ़े। ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट का हमेशा उल्टा साइकिल चलता था। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता था तो रियल एस्टेट से लोग पैसा निकालते थे, और रियल एस्टेट उतना चलता नहीं था। और गोल्ड सिल्वर को कॉन्ट्रेरियन लोग बोलते थे कि उसको हेजिंग माना जाता था उसको। लेकिन अभी सारी दुनिया के अंदर में जितने भी सारी कमोडिटी बोलिए, प्रीशियस मेटल बोलिए, या जो भी आप स्टॉक मार्केट बोलिए, वो सब नई हाई पे जा रहे हैं। तो ये पुराने सारे पैमाने टूट रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आप पिछले 2 साल का इतिहास देखिए, चाहे वर्ल्ड बैंक का चीफ हो, चाहे IMF का चीफ हो, या फेड का चीफ हो, सब ने एक ही बात बोली है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। बराबर बात है। सबसे पहले रिसेशन ऑफिशियली अनाउंस हुआ था यूके के अंदर में, आज से 7-8 महीना पहले माइल्ड रिसेशन आया। वो यूके का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को हिस्ट्री का नॉलेज है। रिसेशन आए माने शेयर बाजार नीचे डूब जाता था। यहाँ पर रिसेशन आया यूके में, ऑल टाइम हाई। उसके बाद में आया जापान के अंदर में, जापान का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई। 40 साल का, 1980 के बाद में 2000 अभी 24 में समझिए आप, 44 साल बाद जो भी अब उस पर नया हाइट तोड़ा जापान ने। और यही हालत USA, रिसेशन सबसे बड़ा जो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट या मदर ऑफ ऑल द इकोनॉमी, कि US में रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, US मार्केट ऑल टाइम हाई। इंडिया में तो किसी ने बोला ही नहीं रिसेशन आएगा, इंडिया मार्केट तब जाकर ऑल टाइम हाई है। तो मतलब है कि ये किसी समहाउ, मेरे को ऐसे लगता है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक्चुअली समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल की है। इकोनॉमी का कोरिलेशन जो शेयर बाजार में हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन अभी जो दुनिया के अंदर में हुआ ये इसका कॉन्ट्रेरी है, इसका एकदम उल्टा हुआ है। तो शायद ये कुछ बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है दुनिया के वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है, अपस्विंग पॉजिटिव कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये जो अभी हुआ है ये ऐसा इंडिकेट दे रहा है, मेरे ख्याल से, मेरी लिमिटेड नॉलेज से मेरे को ऐसे लग रहा है। तो सर अपना जो नाउ दिस आर गवर्नमेंट्स एम्बिशन इज या हम लोग जो देख रहे हैं आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इन अनदर 5-6 ईयर इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अपना तो ग्रोथ तय है, वी आर द हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द बिग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन में क्या अपना इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क है, या अपने को ये है कि ठीक है अगर मैं 10 साल के लिए रखता हूँ तो मेरा पैसा तो बढ़ना ही है, चाहे मैं किसी भी शेयर में रखूँ? क्या ये परसेप्शन सही है, या कैसे सोचना चाहिए इसको? देखिए, इंडिया को 60 साल बाद 1 ट्रिलियन जोड़ने में अपनी इकोनॉमी के अंदर में 60 साल लगा, 60 ईयर्स लगे। 1947 से लेके 60 साल लगे 2007 में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने में, और उसके बाद के अंदर में 10 साल लगा दूसरा ट्रिलियन जोड़ने में। तो पहला ट्रिलियन जोड़ने में 60 साल, दूसरा ट्रिलियन डॉलर जोड़ने में 10 साल, अब 6 साल के अंदर में, अब 6 के बाद में हो सकता है 4 साल में एवरी ट्रिलियन जुड़ता रहेगा। तो जैसा संभावना भी कर रहे हैं कि समझो हम ये मोटा मोटी 4 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए। अब मोदी जी ने भी जैसे बोला कि हम 5 ट्रिलियन हमारी टर्म में हम ये पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो
अब अमृतकाल की जो वो लोग बातें कर रहे हैं, अमृतकाल के अंदर 2047 तक बातें कर रहे हैं कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है, 10 ट्रिलियन की बातें चल रही है 2030 तक होने की। तो ये तो समझ में आ गया, और ये बात खाली हम नहीं बोल रहे हैं, अब तो आप देखिए वर्ल्ड बैंक भी ये बात बोलने लग गया, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट। आज ही मैंने पढ़ा कि जैसे लोग बोलते थे 6% की जीडीपी ग्रोथ रेट होएगी, हमारी ग्रोथ आई 8.5%, 8.34%। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि अभी टूरिज्म का भी इसमें एडिशन ही नहीं हुआ है। ये जो 8.3% की जो आई है ग्रोथ, इसमें अगर टूरिज्म का भी नया ईरा शुरुआत हो रहा है इंडिया के अंदर में, डोमेस्टिक टूरिज्म का ये जो आ रहा है, बोला अगर ये टूरिज्म अगर ठीक होता है तो हो सकता है ये 10% में पहुंच जाए। तो मालूम नहीं 10% में जाए नहीं जाए, चलिए 8% भी बहुत कम नहीं होता, लार्जेस्ट मैंने ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है हमारा। तो ये तो समझ में आ गया कि इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमी वाइज ये फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है। आप देखिए मेरे को ऐसे खुद फील होता है, जैसे मैंने सान्याल जी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र में, कौन है वो, फाइनेंस सेक्रेटरी है सुमित सान्याल, उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा क्रेन जो होती है वो यूज़ हो रही है अभी बॉम्बे के अंदर में, महाराष्ट्र या मुंबई समझिए, सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेन। मैंने एक जगह पढ़ा कि अभी वो जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने वाला है। उसके बाद में आया कि वो बॉम्बे का एयरपोर्ट जो आएगा, जो न्यू बॉम्बे में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आएगा। पहले 100 एयरपोर्ट बनाने में हमको 100 साल लग गए समझिए, अब ये 100 एयरपोर्ट बना देंगे अगले 10 सालों के अंदर में। 50 तो ऑलरेडी 142 एयरपोर्ट है, 40 और खुलने वाले। आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड इंडिया इज हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का आफ्टर यूएस रोड नेटवर्क इंडिया का सबसे ज़्यादा है, अबव चाइना। चाइना का 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। आप जाकर देखिए तो मेरे को ऐसे लग रहा है एनिमल स्पिरिट जिसको हम बात करते हैं अंग्रेजी में, एक एनिमल स्पिरिट जैसा इंडिया के अंदर में कुछ काम हो रहा है, ऐसा फील होता है। आप कहीं भी पहुंचिए ऐसे लग रहा है, लोगों में भी एक उत्साह आया हुआ है कि ये तो मौका है कुछ करने का। हर आदमी शायद ऐसे लगता है कि ये कुछ मौका है, अभी इंडिया का टाइम आया है। तो उसको अगर उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो ऑफकोर्स इंडिया का अगला 10 साल 15 साल। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक बून हो सकती है। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड जो है इसका इम्पैक्ट जो है ये 2035 के बाद में कम होना चालू हो जाएगा। तो हमारे पास में 10 साल 12 साल तो हमारे पास में क्लियर है, या हो सकता है 15 साल क्लियर है कि शायद अगर ठीक से लीडरशिप अगर मिले तो हम कुछ बड़ा तोड़फोड़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी फ्रंट पे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इकोनॉमी के साथ साथ फिर वही शेयर मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? हम कैसे, क्या वी कैन गो फॉर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, और अभी भी हमको बहुत चूज एंड पिक करना चाहिए, सेक्टर वाइज देख के करना चाहिए? नहीं, चूज पिक तो हर समय आपको करना चाहिए, वो तो इसके अलावा तो कोई 63 मिलियन एसएमई इंडिया के अंदर में, 63 मिलियन एसएमई है इंडिया के अंदर में। अब जिस तरह एसएमई का मार्केट देखिए, जिस तरह से आ रहा है कि हर महीने 20-30 कंपनियां आ रही है। एक कंपनी ने 16 करोड़ रुपया मांगा खाली रेज करने के लिए, उसको 16,000 करोड़ रुपया मिल गया। 16 करोड़ वाला कंपनी ने रेज एसएमई पे आई, उसका आईपीओ को 16,000 करोड़ रुपया मिला। तो एक कल्ट हो रहा है। मैं एक जगह बोला कि जैसे पहले ज़माने में हमको पढ़ाया जाता था इंडिया में कि रोटी कपड़ा और मकान, अभी 10 साल से फॉर्मेशन ये चेंज हो गया और हो गया रोटी कपड़ा मकान और डेटा। क्योंकि आप देखिए, आप डाइटिंग कर लेंगे, 2 सूट 4 सूट के बजाय 3 सूट पहन लेंगे, आप कपड़ा कम पहन लेंगे, खाना थोड़ा डाइटिंग कर लेंगे, कम लेंगे, सबको अक्षय कुमारी दिखाई देने का है तो थोड़ा आप खाना पीना कम खाएंगे, लेकिन डेटा बराबर यूज़ करेंगे। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट तक आपका डेटा आपका चालू रहेगा। तो एक कल्ट आ गया कि रोटी कपड़ा मकान और डेटा। अभी उसमें नया चीज़ एक और जुड़ रहा है कि रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप, जो स्टॉक मार्केट, तो आप उसको सिप बोलिए या स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट बोलिए, ये एक फैशन बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, कल्ट बन रहा है ये, और ये बिगिनिंग है, ये इसकी शुरुआत हो रही है इसके अंदर में। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर नो डाउट कि, और वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर एक्सूबरेंस हो जाता है मार्केट के अंदर में। कभी कभी किसी चीज़ को लोग पहले डिस्काउंट कर देते हैं, जो होने वाला है 2026 में, आज आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, आप उसको डिस्काउंट कर दोगे, जैसे कई रेलवे स्टॉक्स में, कई डिफेंस में ऐसे होता है। और कभी मॉरल डाउन होता है तो आप ट्रेलिंग भी जो 2023 में भी 24 में भी जो कमाया है उसको भी आप डिस्काउंट करोगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या बोलूँ, जो एनिमल स्पिरिट मेरे को लग रहा है इंडिया में एक अंडर करंट एक एक्साइटमेंट चल रहा है लोगों के अंदर में। तो ये मार्केट मेरे ख्याल से ज़रूर बढ़िया, बहुत बढ़िया रहना चाहिए, जो आज जो देख रहे हैं उससे बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेकिन आपको एकदम कॉशियस होने का जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि
जब फूलों के साथ में कांटे भी बढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कांटों में भी फूल होते हैं या फूलों में कांटे होते हैं, तो वो कॉशियस जरूर रहना चाहिए, वो रखना चाहिए आपको कि कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए अगर आपने कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया तो। सर कंपनी नहीं, बट अगर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक आप बता सके कि दीज सेक्टर्स आर लुकिंग ब्राइट इन द नियर फ्यूचर। देखिए मेरे को क्या लग रहा है कि अभी इंडिया का जो विकास होने वाला है ना, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे मैंने आप बताया, किसी चीज़ में आप देखिए, हम आज के दिन चाहे हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी कुछ भी नहीं है हम लोग। हमारा वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई डोमिनेंस नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर में, चाहे आप फार्मा की बात कीजिए, चाहे आईटी में भी बात कीजिए, हमारे पास में एक प्रोडक्ट नहीं है आईटी के अंदर में, हम आईटी सर्विसेज ही कर रहे हैं। हमारा चाइना के साथ में पंगा हुआ, हमने चाइना के 56 उसके जो ऐप है हम लोगों ने बैन कर दिए, किसी ने मेरे को बताया कल। और उसके बाद में 32 ऐप्स और बैन कर दिए चाइना के, कि इंडिया में अब नहीं चलेंगे। चाइना ने हमारे कितने ऐप बैन किए? एक भी नहीं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो क्या बैन करोगे? तो हम आज के दिन बहुत पीछे हैं, और चाइना से लोग कंपैरिजन करते हैं, चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना, आज के दिन 3.5-4 ट्रिलियन के ऊपर में अटके हुए। तो मैं एक बार चाइना गया, 9 महीना चाइना था, मैं जाता आता रहता घर लेकर, 9 महीना रहा मैं चाइना में। तो मैंने ये समझा कि चाइना का जो विकास हुआ, एक जगह मैंने पहले पढ़ा था कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये इकोनॉमी इनेबलर है, ये जीडीपी इनेबलर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर जो है ये। तो मैंने देखा चाइना के अंदर में वो रोड बनाते हैं तो यहाँ से लेकर 150 किलोमीटर तक सीधी लंबी रोड बना देंगे लोग। बीच में जितने मकान आ गए, मंदिर आ गए, गिरजा आ गए, मस्जिद आ गए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो झटके मुड़ा दिया सबको। और उनको नोटिस दे दिया कि भैया तुमको 6 महीने तुमको यहाँ पे दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारा घर अलॉट हुआ है, और ये 23 तारीख को तुम यहाँ पे चले जाना। अगर आप चले गए तो ठीक है, नहीं तो जय गंगा मैया, फिर उसका कोई उपाय नहीं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल, जिसको हम बोलते हैं चहुमुखी चतुर्मुखी विकास होगा इंडिया का, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रखना चाहिए। मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं, आपको मालूम है अभी गवर्नमेंट बोलती है कि जिस तरह से पावर की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, पीक टाइम पे जो पावर है वो शॉर्टेज हो सकती है इंडिया के अंदर में, क्योंकि दिन के अंदर में पावर ज़्यादा यूज़ होता है, घर में भी चलता है, और समझिए फैक्ट्रियाँ भी चलती है, रात में हो सकता है वो डेफिसिट नहीं हो यहाँ तो। और जिस तरह से भी ईवी आ रहे हैं जिसमें चार्जिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अभी तो बिगनिंग है, नेसेंट स्टेज में, बच्चा भी अभी तो एकदम छोटे स्टेज के अंदर में, पावर भी हमारे पास में सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ की डिमांड यहाँ पर निकलने वाली है, खाली पावर नहीं, खाली एयरपोर्ट नहीं, खाली पोर्ट नहीं, टनल नहीं, आप इतना काम निकलेगा। कुछ कंपनियों में मेरा इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ में कुछ मेरा कभी बात हुआ तो उन्होंने बताया काम करने वाली कंपनियां नहीं है। माने अगर आप सोचिए, अगर कोई एक 10,000 करोड़ का किसी कंपनी को इंडिया में, अगर मैं पूछूं 10,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर किसी कंपनी को दिया जाए, कौन कंपनी करने के काबिल है, तो सबके दिमाग में आएगा लार्सन टुब्रो फॉर एग्जाम्पल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन इतना बड़ा काम करेगा, सिंगल कंपनी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रियल कंपनी और जो उसकी बैलेंस शीट भी सॉल्वेंट, माने वो फंडामेंटल भी साउंड हो, क्योंकि बैंक गारंटी देनी पड़ेगी आपको। 10,000 करोड़ का अपना ऑर्डर लिया तो आपको 1,000-1,500 करोड़ की बैंक गारंटी, तो आपको कम से कम बैलेंस शीट पर दम तो होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये हर तरह का विकास होने वाला है यहाँ पे, आप हर और इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलिए, और ये हर तरह का विकास होएगा जी। सर ग्रोथ होगी सर, ऑफ कोर्स, होपफुली, भगवान चाहे तो होगा भी ज़रूर। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू, हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सर व्हाट separates a small cap in terms of governance, what separates a small cap from a large cap? क्योंकि सर बैलेंस शीट तो ठीक है, ऑन पेपर सब चीज़ ठीक है, बट अगर हम कंपनी को देखें तो हम कैसे जज करें कि हाँ ये जो कंपनी है, इसका जो एथॉस है या जो मैनेजमेंट है, उनकी जो वैल्यूज़ है, दिस इज़ लाइक उनकी एटलीस्ट सोच इज़ लाइक अ बिग कंपनी, ये हम कैसे समझें, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें सर? तो मैंने एक फार्मूला, मैंने अपना जो फार्मूला पे मैं वर्क करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उस फार्मूले का नाम दिया स्माइल, SMILE। तो एस स्टैंड्स फॉर लाइक स्मॉल इन साइज, बिकॉज आई यूजुअली इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, एंड इट डज नॉट मीन दैट एस stands for small cap only, in the sense like suppose there are 5 companies in the sector and the 5th one could be the smallest or the 4th one could be the very small compared to the first one. And usually
they are into small and mid cap category only, but the category is also, I don't know how far this category thing which SEBI has prescribed is, I don't know, relevant है कि नहीं है, मालूम नहीं है मेरे को. तो small in size and medium in experience. Usually I don't invest in any company where the promoter don't have an experience of less than 15-20 years. तो I call it medium in experience कि 15-20 साल का अगर किसी आदमी ने एक कंपनी चलाई है 20 साल तक, तो उसको एक मीडियम एक्सपीरियंस हो गया. इसका मतलब अपनी कंपनी में 2-3 बड़े बड़े झटके देखा होगा और 5-7 छोटे मोटे झटके देख लिया होगा. कभी फॉरेक्स की क्राइसिस आई होगी, कभी लेबर यूनियन की क्राइसिस आई होगी, बैंक के कभी कॉल आए होंगे, कभी रॉ मटेरियल के प्राइस क्रैश हो गए होंगे, कभी फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस क्रैश हो गए होंगे, कभी चाइना ने बैन, कुछ ना कुछ होते आए हैं. तो उन्होंने उन सब चीज़ों से बस सीख लिया. अपनी गलती से ही आदमी सीखता. मेरा एक कोट है सर, व्हेन यू आर राइट यू अर्न, व्हेन यू आर रॉन्ग यू लर्न. तो आदमी गलती में ही सीखता है, आदमी कभी भी अच्छाई में नहीं सीखता अपने. तो उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि नया कंपनी अगर आया है तो मैं उसमें जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिसका 5 साल का हिस्ट्री है. जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी पूरा साइकिल अभी हुआ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है. तो मीडियम इन एक्सपीरियंस एंड लार्ज इन एस्पिरेशन. एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है प्रोमोटर्स के लिए कि अगर वो उसको एस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि मैं रीजनल कंपनी हूँ, फ्रॉम रीजनल आई विल बिकम ए नेशनल कंपनी एंड फ्रॉम नेशनल आई हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम ए ग्लोबल कंपनी. इट मे टेक 10 years 20 years. इट्स जर्नी. हमको तो जर्नी एंजॉय करनी है ना, हमारा कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है. जाना किधर है भाई? वो दीपक जी ने बोले ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या, सब छोड़ के जाने का ना, यहाँ पे करने का क्या है. तो हमको जर्नी एंजॉय करनी है. तो वो लार्ज इन एस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल है कि अगर प्रोमोटर करोड़पति से अरबपति नहीं बनेगा तो हम लोग शेयर होल्डर हजारपति से लखपति नहीं बनेंगे, लखपति से करोड़पति नहीं बनेंगे. तो उसकी केक बड़ी होनी जरूरी है. तो मीडियम इन एक्सपीरियंस और लार्ज, लास्ट जो है ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल. तो अगर उसके प्रोडक्ट के अंदर में मार्केट साइज समंदर जैसे बड़ा अगर नहीं है, समझिए कोई कंपनी है 2000 करोड़ के टर्नओवर पे है और मार्केट साइज ही 4000 करोड़ का है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट साइज ग्रो नहीं हो रहा है, वो कंपनी प्लेटो हो गया, वो कंपनी में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो गई. तो आई यूजुअली से दैट आई लाइक टू इन्वेस्ट इन ए फिश इन द ओशन, नॉट इन ए क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड. क्योंकि अगर पॉन्ड का क्रोकोडाइल बन गया तो कोई भी उसको मार देगा, तो वो डेंजर है. उसमें मेरे लिए कोई करने के लिए कुछ नहीं है. अगर फिश है तो उसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर है उसके पास में. तो मैं ये फॉर्मूला जनरली लगाता हूँ. और प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको जैसे बोला 15-20 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए. 15-20 साल में उस कंपनी ने क्या किया. जब पहले इकोनॉमिक अपटिक आई, इकोनॉमिक साइकिल अच्छा आया, उसमें वो भी पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ. अगर वो आउट परफॉर्म इकोनॉमी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ है उसको वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर इंडिया की ग्रोथ को अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो कंपनी में आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो. तो वो कंपनी इंडिया को अपने सेक्टर को बीट करना चाहिए परफॉर्मेंस के अंदर में. तो ये कुछ देखने